नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन, और आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। और हमारा टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई कोर्स बी, जो आपकी बुक है स्पर्श भाग 2। उसका हमने एक टॉपिक लिया है गद्य खंड का, तीसरी कसम के शिल्प का शैलेंद्र। किसने लिखा है? ये प्रहलाद अग्रवाल जी ने लिखा है और गद्य भाग का है। तो चलते हैं अपन पाठ का सारांश देखते हैं सबसे पहले कि इस पाठ में है क्या पूरी। राज कपूर की सफलता और आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और उन्होंने एक अभिनेता के रूप में किस तरह से सफलताएं प्राप्त की है। तो चलते हैं अपन। जब राज कपूर की फिल्म संगम को सफलता मिली तो वह इससे बहुत उत्साहित थे। अवसर पर उन्होंने एक साथ कितनी फिल्में बनाई? 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। कौन कौन सी फिल्में आई थी बच्चों? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त तथा सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय राज कपूर ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें मेरा नाम जोकर के एक भाग को बनाने में कितना 6 वर्ष लग जाएंगे। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें वर्ष 1966 में प्रदर्शित तीसरी कसम भी शामिल है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध कवि शैलेंद्र ने किया था और राज कपूर ने इस फिल्म में अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदान किया है। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं अपन। तीसरी कसम फिल्म, यह फिल्म मात्र एक फिल्म न होकर के सेल्यूलाइड पर लिखी एक कविता थी। जैसे पर्दे पर इधर वो शब्द चलते रहते हैं, इधर फिल्म चलती रहती है उस पर, जो शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। इसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इसे बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। यही नहीं, इसे मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला है। इस फिल्म की कहानी गहरी संवेदनशीलता को पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम थी। शैलेंद्र ने अपने प्रिय मित्र राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए थे और राज कपूर ने इस फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय किया था। आगे चले बच्चों। तीसरी कसम की किस तरह से शुरुआत हुई देखें अपन। कि कहा जाता है कि जब शैलेंद्र राज कपूर के पास इस फिल्म की कहानी को लेकर के गए थे तो राज कपूर ने इस प्रस्ताव पर उत्साह दिखाते हुए कहा कि वह इस फिल्म पर काम करेंगे। लेकिन शैलेंद्र यह सुनकर के हैरान रह गए क्या कि राज कपूर ने इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अपना पूरा पारिश्रमिक अग्रिम पहले ही एडवांस ही मांग लिया कि मेरे को इस फिल्म बनाने के लिए पूरा का पूरा एडवांस चाहिए, तभी फिल्म बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। शैलेंद्र जो यार दोस्ती मेरी इतनी समय से, और तो एडवांस मांगने लग गया पहले से। काम किया नहीं, पैसे पहले, तो दोस्ती तोड़ने वाली बात हो जाती है। अपने मित्र की बात सुनकर के शैलेंद्र का चेहरा उतर गया। लेकिन राज कपूर साहब ने किसमें कहा था? मजाक में। राज कपूर ने कहा कि वह पारिश्रमिक तो लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना पारिश्रमिक मात्र कितना बताया बच्चों? 1 रुपया बताया। इस प्रकार राज कपूर ने इस फिल्म में केवल नाम मात्र का पारिश्रमिक लिया और खुशी खुशी काम करने को तैयार हो गए। आगे चलें। आदर्शवाद और भावुकता से भरे कवि बिल्कुल किस तरह से बनते हैं देखो। शैलेंद्र इस बात को जानते थे कि वो फिल्म निर्माता बनने योग्य नहीं है। राज कपूर ने
उन्हें इस विषय में बता दिया था कि फिल्म निर्माण में अनेक प्रकार के खतरे हैं। शैलेंद्र पर इनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें न धन संपत्ति की अभिलाषा थी, न सम्मान चाहिए था। वह तो केवल एक फिल्म को बना करके क्या करना चाहते थे? आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते थे। तीसरी कसम के विषय में यह बता देना उल्लेखनीय होगा कि राज कपूर, वहीदा रहमान, शंकर जयकिशन आदि प्रसिद्ध कलाकारों के होने के बाद भी इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई वितरक तक नहीं मिला था। यानी कौन खरीदे? कोई प्रचार करने वाला नहीं मिला, कोई इस फिल्म को लेने वाला खरीदार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कारण देखो आप, क्योंकि लाभ कमाने वाले वितरक इस फिल्म को संवेदनाओं को समझ ही नहीं सकते थे। क्योंकि उनको तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हंसाएंगे, लड़ाई कराएंगे तो पैसा मिलता है, एक्शन के, एक्टिंग के। अब ये तो भावनाओं से जुड़ी हुई फिल्म थी, इसलिए कोई मिला ही नहीं। यही कारण है कि न तो इस फिल्म का सही तरीके से प्रचार हुआ और न ही सही प्रकार से प्रदर्शन ही हो सका। आगे चले बच्चों, शैलेंद्र और फिल्मों में साहित्य। शैलेंद्र को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में होते और वहां के काम को तौर तरीके से जानने के बाद भी अपनी इंसानियत को बचा करके रख सकते थे। उनके द्वारा लिखे गए एक गीत की एक पंक्ति में मौजूद क्या कि दसों दिशाओं शब्द पर संगीतकार शंकर जयकिशन साहब ने, प्यारे बच्चों, आपत्ति प्रकट की क्या कि लोग 4 दिशाएं तो समझते हैं शैलेंद्र जी, लेकिन 10 दिशाएं नहीं समझते। क्या करें? हम इसमें कोई ना कोई करेक्शन कर देते हैं। हाँ, 10 दिशाएं नहीं है। शैलेंद्र ने जयकिशन की बात नहीं मानी और उनका कहना था कि कलाकार का कर्तव्य यह है कि दर्शकों की रुचि में सुधार करे। शैलेंद्र ने अपनी लेखनी में कभी भी झूठे अभिजात्य, बच्चों, झूठा प्रदर्शन को नहीं अपनाया। उनके गीत भावनामय होने के साथ साथ सरल होते थे, जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। यही कारण है कि वह मेरा जूता है जापानी, बिल्कुल इतना प्रसिद्ध गीत, इतना प्रसिद्ध गाना है कि लोगों के हर व्यक्ति की जबान पर चढ़ा हुआ है। और कब से? उस समय से लेकर के आज तक। जैसा लोकप्रिय और सुरीला गीत लिख पाए जो वर्षों तक लोगों की जबान पर चढ़ा रहा है। आगे चले बच्चों, तीसरी कसम और साहित्य का समन्वय। क्या साहित्य भी इसमें समाहित है? क्या साहित्य को इसमें अपनाया गया है फिल्म में? तो देखते हैं अपन। तीसरी कसम फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने साहित्य के साथ पूरा 100% न्याय किया है। शैलेंद्र ने इस फिल्म में गाड़ीवान हीरामन पर राज कपूर को हावी नहीं होने दिया, अपितु राज कपूर ही हीरामन बन गए। यही नहीं, उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को सस्ती छींट की साड़ी में लपेटे हुई हीराबाई बना करके प्रस्तुत किया, जिससे हीरा मन मोह लिया था। आगे चलें तो भारतीय फिल्मों में तीसरी कसम का महत्व क्या है बच्चों? देखते हैं अपन कि भारतीय फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसमें लोक तत्व का अभाव। यानी मनोरंजन हर कोई कर सकता है, एक्शन एक्टिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना बोले ही भावनाओं का आदान प्रदान कर सकता है कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है, या क्या उनके अंदर एक प्रेम का हाव भाव, प्रेम का स्फुरण पैदा कर सकता है? तो उससे संबंधित ये कहा जाता है कि भारतीय फिल्में जिंदगी से दूर होती है, और यदि किसी फिल्म में जीवन के दुखद पक्ष का चित्रण किया भी जाता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, यानी बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। यानी सामान्य से सामान्य जीवन में दुखों को प्रकट नहीं किया जाता, अर्थात उसे बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है ताकि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके, यानी उनका मन तड़पे और उनकी आंखों में आंसू आए। बिना काम क्यों आंसू आए? तीसरी कसम की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खूबी यही थी कि इसमें दिखाया गया दुख स्वाभाविक सा लगता है और नाटकीय नहीं।
आगे चले बच्चों। कवि रूप में शैलेंद्र, शैलेंद्र गीतकार नहीं अपितु कवि थे और उन्होंने जीवन को एक कवि के रूप में ही जिया है। यही कारण है कि सिनेमा की चकाचौंध भरी जिंदगी में भी वह यश, धन, लिप्सा आदि से कोसों दूर रहे। जो बात उनके जीवन में थी वही उनके गीतों में विद्यमान व्यथा व्यक्ति को पराजित नहीं करती, अपितु आगे बढ़ने का संदेश देती है। उन्होंने तीसरी कसम में अपने एक गीत को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि सजनवा बेरी हो गए हमार, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, बाघ न बाँचे कोई। इस तरह का इन्होंने इस पंक्ति को प्रस्तुत किया है। आगे चलें। अभिनय और तीसरी कसम में राज कपूर। बच्चों देखिए आप कि अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर के जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म है बच्चों। इस फिल्म में हीरामन कौन बनता है? राज कपूर साहब की भूमिका में उन्होंने मासूमियत कि कितना भोलापन होता है, कितना सरल मन होता है, कितना सीधा पवित्र मन होता है, के चरम उत्कर्ष को छू लिया था। यह भी कहा जाता है कि इस फिल्म में उनकी भूमिका क्या जागते रहो हमेशा सचेत रहने की प्रेरणा देते हुए से भी अच्छी है। ऐसा लगता है कि जैसे राज कपूर तीसरी कसम के हीरामन के साथ एकाकार हो गया है, यानी उन दोनों का मन एक दूसरे से इस तरह से घुल मिल गया है। जो एक खारिज देहाती गाड़ीवान है, जो एक ग्रामीण अंचल का कौन है? गाड़ियों से सवारी ढोने वाला, केवल दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं। उसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है। आगे चलें। उस समय तक राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे और उनका अपना व्यक्तित्व एक कहावत बन चुका था। लेकिन तीसरी कसम वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह हीराबाई की फेनु गिलासी बोली पर रिश्ता हुआ, उसकी बोली सूरत पर न्योछावर हो जाता है। तीसरी कसम की पटकथा कहानी के मूल फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। यही कारण है कि कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी से छोटी बारीकी भी फिल्म में पूरी तरह से उतारी गई है। प्यारे बच्चों, आज आपको तीसरी कसम का जो पाठ सारांश अपन ने पढ़ा, समझा, वो समझ में आया होगा। अगली क्लास में इसी के क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, उनको अपन चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।